हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में फिर हम कुछ ज़रूरी बातें जानेंगे और कुछ रचनाओं को भी जानेंगे जो मैंने अपने ट्रिक्स बनाए थे, जिस लिंक के जरिए मैं पढ़ती थी उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। और ज़रूरी बातों में ये है कि जो एग्ज़ाम के टाइम में कुछ लोग जो अधिकतर लोग यही गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका समय भी बर्बाद होता है और उनका एग्ज़ाम निकल भी नहीं पाता है। तो सबसे मतलब अहम मुद्दा इस वीडियो का यही रहेगा कि लोग गलतियां क्या करते हैं एग्ज़ाम में, क्या छोटी छोटी गलतियां लोग कर देते हैं तैयारी करते समय पे, कि उनका एग्ज़ाम में 1-2 नंबर से या कुछ ही नंबरों से रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें जानते हैं। और इसके पहले थोड़ा सा हम सवाल ले लेते हैं जो मुझसे कमेंट में पूछा गया था। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि सरस्वती पांडे की बुक को मैंने कितनी बार पढ़ा था। तो मैं तो गिनी ही नहीं थी कितनी बार पढ़ा था, अनगिनत समझिए। लेकिन गिन के नहीं बता सकती मैं, लेकिन एक अंदाज से बता सकती हूँ कि कम से कम 20-25 बार तो मैंने पढ़ा ही था। और कैसे ऐसा संभव हो पाया था, क्योंकि जैसे ना मैं एक महीने में मेरा ये टारगेट रहता था, पूरे एक महीने में मेरा ये टारगेट रहता था कि पूरी इस बुक को, मतलब फर्स्ट पेज से लेके पत्र पत्रिकाओं तक, लास्ट पेज का आता है ना और फिर इसके बाद काव्य शास्त्र का शुरू हो जाता है। तो पत्र पत्रिकाओं तक मतलब यहाँ से, जहाँ से इसका ये पद्य का इतिहास शुरू हो रहा है, वहाँ से लेके पूरा पत्र पत्रिकाओं तक मैं पूरा उसको रिवाइज़ करती थी। जहाँ लास्ट पेज पे आती थी मैं फिर फर्स्ट पेज पे आके मैं यहाँ से शुरू दोहराने लगती थी। तो एक महीने में 4 बार मैं इस बुक को ख़त्म करती थी। और जो मेरा नोट्स था साथ में, उसको भी मैं लेके चलती थी। उसको मान लीजिए कम ही हो पाता था, लेकिन इस किताब में इतनी ज़्यादा रचनाएँ हैं तो इसलिए टाइम लग जाता था। तो इसको मैं ज़्यादा इस पर टाइम देती थी। इसका मेरा यही टारगेट था कि एक महीने में कम से कम 4 बार इस बुक को मैं दोहरा लूँ। और साथ में नोट्स को भी मैं लेके चलती थी। और इसके अलावा कभी कभी मान लीजिए थोड़ा कम और ज़्यादा भी हो जाता था। ऐसा नहीं है कि हर महीने में 4-4 बार ही था, मतलब टारगेट यही रहता था। तो जब जिस महीने में कम बार दोहराती थी मैं, तो उसमें मैं व्याकरण को या और बाकी चीज़ जो जैसे काव्य शास्त्र है उसको मैं लेके चलती थी। मतलब अपने हिसाब से मैं उसको मैनेज करके चलती थी। लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेरा भी यही कोशिश था, क्योंकि मैंने भी बताया था ना मैंने कि किसी का वीडियो मैंने देखा था, उसने कहा कि मैं अपने नोट्स को इतनी बार दोहराई थी, मैं अपने किताब को इतनी बार दोहराई थी। तो वही मुझे भी हो गया था कि ऐसा करके ही लोग लग रहा है कुछ हासिल करते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो इसीलिए मैं ये काम करने लगी कि नहीं, मैं भी ऐसे ही मतलब बस बार बार रिवीजन ही करूँगी और एक ही चीज़ को रिवीजन करूँगी। ये नहीं कि आज बस ये भी बुक, ये भी बुक, ये भी बुक, ऐसा नहीं, एक ही बुक को, ताकि हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठ सके। नहीं तो एग्ज़ाम में क्या होता है, कुछ याद नहीं आता है। कभी इस किताब का याद आएगा, कभी उस किताब का याद आएगा, दिमाग में फिर वो सारे क्वेश्चन एकदम मिल जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज़ करती थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी करिए। ये मेरा था, आप लोग अपने हिसाब से, ज़्यादा कहने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बार करिए कि आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब मेरा क्लियर हो गया है। अब कोई कुछ कहीं से भी कोई पूछेगा तो मैं उस मतलब क्वेश्चन को कर लूँगी या कर लूँगा, ठीक है। और था टेलीग्राम का भी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है लिंक। तो मैंने बताया था ना कि भारतेंदु वाले वीडियो में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दिया था, कुछ लोगों को मिल भी गया था और उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं महीने महीने के। तो आप लोग बात करिए, वहाँ पे जो फ़ोन नंबर दिया है उनसे डायरेक्ट बात करिए। और मैं तो क्या था ना, मैं महीने महीने वाले झंझट में नहीं पड़ती थी, मैं एक ही बार दे देती थी। उस समय मुझे क्या हो गया था ना, मुझे ये था, मैं अपना फ़ायदा नुकसान ये नहीं देखती थी कि हाँ पैसे के लिए, थोड़े से पैसे के लिए कहीं से वो कुछ दिमाग में डिस्टर्ब हो जाए कि हाँ फिर पैसा देना है, फिर पैसा देना है। मैं एक ही बार मैंने फ़ीस जमा कर दिया था। ऐसा भी होता, आप बात करिएगा कि एक ही बार एक ऑफ़र उन्होंने चला था कि एक बार में आप अगर इतना दे देंगे तो आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आपका टेस्ट चलता रहेगा। और कुछ लोग महीने महीने का करते थे। तो मैं महीने में इतना, मैं फ़ायदा नुकसान मैं नहीं देखी थी कि मेरा मान लीजिए बहुत दिन में होगा, ज़्यादा लगेगा क्या। मुझे बस मेंटली रूप से उस चीज़ टेंशन से मुक्त होना था और मुझे वो टेस्ट देना ही देना था। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें, अभी भी मेरी आदत है ना कि एक ही बार मैं दे देती हूँ सारी चीज़ों को। तो आप बात कर लीजिए और देख लीजिए क्या आपके लिए सही पड़ रहा है। सबके सिचुएशन एक जैसे नहीं होती है, ये भी बात है। तो आप बात करिए उनसे, उनका नंबर होगा वहाँ पर, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो देखिए फ़ायदे में है आपके लिए, है ना। कैसे भी हो आप ज्वाइन करिए। और या तो आपको जो मैंने दिया देखिए उस पर डेली डेली भी हो रहा है। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा सा, तो मतलब एक टेस्ट दीजिए, किसी भी तरीके से टेस्ट दीजिए। सॉरी। अब देखिए,
अब क्या है कि एक लोगों ने पूछा कि मैं याद करती हूँ और भूल जा रहा है, और याद करती हूँ तो याद हो जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन जब कर रहे हो तो गलत हो जा रहा है। इसी कॉन्फिडेंस की बात मैं कर रही हूँ कि जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि हाँ मुझे याद हो गया है, और क्वेश्चन करने पर भी सही हो जाए, तब समझिए कि आपका वो टॉपिक क्लियर हुआ है। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन करने में मेरा भी गलत होता था, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उसी टॉपिक को फिर से ओपन करना है, फिर तुरंत रिवाइज करना है। बता रही थी ना कि मैं सेल्फ पनिशमेंट अपने आप को देती थी। अगर ऐसा कभी होता था तो अगर मान लीजिए जिस टॉपिक को मैंने आज दिन भर पढ़ा, और जब मैं उसको क्वेश्चन करती थी और अगर गलत हुआ तो पूरा मैं उसको फिर से रिवाइज करती थी। ये समझिए सेल्फ पनिशमेंट था कि नहीं, कैसे मुझसे गलत हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे जब करेंगे ना तो वो फिर अपने आप सही हो जाएगा। शुरुआत में ऐसा होता है। और कुछ लोगों ने पूछा कि टेस्ट को क्या आप लिखती थी क्या? नहीं, लिखते नहीं थे भाई, शुरू में लिखते थे। शुरू में ना वो टेस्ट जब हुआ तो लिखते थे, लेकिन बाद में मैंने छोड़ दिया ये काम, क्योंकि टेस्ट जान ही रहे हैं लिखने में कितना दिक्कत, क्वेश्चन आप लिखेंगे कि कितना होगा। तो मुझे भी बता रहा है ना कि कोई आइडिया नहीं था। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करके ये जो कंक्लूजन निकला है ना, किससे फ़ायदा होगा वो मैं आपके सामने लेके आती हूँ कि करना वाकई में क्या होता है। तो मैं पहले लिखती थी, टाइम समय बर्बाद करती थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं लिखना है। ऐसे ही मतलब आप इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन ले लीजिए और रोज़ टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, उससे ज़्यादा आपका वो होगा। और फिर बताया कि बहुत सारी रचनाओं का नाम तो प्यारा प्यारा होता है। कुछ ने पूछा कि बहुत सारी रचनाओं का तो नाम प्यारा प्यारा होता है, ट्रिक बन जाती है, मतलब लिंक बन जाते हैं, लेकिन कुछ के तो नाम ऐसे होते हैं ना कि कुछ नहीं होता है। तो उनके लिए क्या करें? हाँ, ऐसा होता है, कुछ ऐसे ऐसे नाम होते हैं, टिपिकल नाम होते हैं ना कि नहीं बनता है, उनका लिंक नहीं बनता है, तो कहानी ही नहीं बनती है कोई। तो उनको मैं क्या करती थी ना कि किसी भी तरीके से कोई एक शब्द ही उसमें का पकड़ लिए, कोई एक अक्षर ही पकड़ लिए, और रिलेट करके किसी भी तरीके का कुछ भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कोई अच्छी कहानी ही बनाइए, कुछ भी आप करिए कि मतलब आपको याद होने से मतलब है। कल्पना करिए, इमेजिन करिए, और साथ में उस कवि को या उस लेखक को ज़रूर साथ में कल्पना में लेके चलिए। क्योंकि यही हुआ था ना कि मेरा वो गलत हो गया था एक क्वेश्चन कि सब कुछ आपको याद आ जाएगा, अगर आप कवि या लेखक को लेके नहीं चलेंगे तो यही याद नहीं आएगा किसका है ये। तो मैं क्या करती थी, जब ऐसा नहीं ट्रिक बनता था ना, तो मैं उसके शब्द को, अक्षरों को पकड़ लेती थी, शब्दों को पकड़ती थी या अक्षरों को पकड़ के कुछ ना कुछ ऐसा जोड़ देती थी ज़रूर, और फिर उससे फटाक से मतलब बना देती थी। तो ये अपना ज़रूरी नहीं है कि अच्छी कहानी बने, आपको याद करने से मतलब है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और कुछ लोगों ने कहा कि सरस्वती पांडे की बुक बहुत बोरिंग है पढ़ने में। तो भाई देखिए, बोरिंग तो शुरू में मुझे भी लगा था जब मैं पढ़ती थी ना पहले। तो भाषा, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पढ़ते उड़ते हैं नहीं पहले, तो भाषा ही नहीं, जो क्लिष्ट भाषाएं होते हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल की बुक जो है आप पढ़ेंगे तो भाषा समझ में नहीं आती है जल्दी, लेकिन अगर आप 2-3 बार पढ़ लीजिए वही भाषा आसान हो जाती है। तो वही चीज़ है इसको, जब मैं शुरू में पढ़ती थी इसको, तो लाइन, एक तो कुछ साहित्य का कुछ मुझे पता नहीं था, जब पढ़ती थी तो कहती थी ये सब है क्या, कुछ समझ में नहीं आता था एकदम। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब मैं बेस एक बनता गया ना, मैं समझ गई कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे ऐसे हुआ था, इन्होंने ये कहा था, ऐसे ऐसे मतलब चीज़ें बढ़ी थी, फिर रचनाएं, फिर ये सब। तो एक जब बेस बन गया ना, तो फिर एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करने से ना वो आसान होती गई चीज़ें। और मैं बोल बोल के पढ़ती थी ताकि मेरी ज़बान टूटे, मतलब बोल बोल के पढ़ती थी ताकि ज़बान टूटे और दिमाग में वो चीज़ें बैठें। तो इस अपने तरीके से करिए जैसे भी आपको समझ में आता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और हाँ, गलतियाँ लोग क्या करते हैं, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि लोग गलतियाँ क्या करते हैं एग्ज़ाम में। कि जैसे अभी क्या है ना कि हमारा जो फ़ोन है, ये जो क्या कहते हैं, इंटरनेट, जो आजकल की डिजिटल सुविधाएं चली हैं, ये फ़ायदेमंद भी है और नुकसान भी है। सभी लोग जानते हैं कि दोनों, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो फ़ायदेमंद तो इसलिए है कि भाई हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, आप लोग मुझे भी सुन पा रहे हैं, हम लोग अच्छी चीज़ें पढ़ पा रहे हैं, फ्री में बहुत सारी चीज़ देख पा रहे हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा, कुछ लोग गलतियाँ क्या करते हैं जो सीरियस नहीं है अपने पढ़ाई के लिए, या है भी तब भी वो गलती क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में जो हमारे नोटिफिकेशन आते हैं ना यूट्यूब पे, कुछ भी नोटिफिकेशन आया तो आदत होती है चेक करने की। फ़ोन को क्या किए रहेंगे, किताब पढ़ते रहेंगे, बगल में रखे रहेंगे, और उसका सबसे बड़ी बात है कि उसको रिंग पे किए रहेंगे। जैसे कोई नोटिफिकेशन आया, कुछ भी आया, फटाक से लेके फ़ोन चेक करने की आदत है, कहाँ है क्या है। और एक नोटिफिकेशन पे गए ना तो उसके बाद 2-3 और दिखाने लगता है वो, तो जिससे मतलब एक अट्रैक्शन सा होता है, और फिर ये होता है कि चलो उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो ऐसा करते करते हमारा कितना समय बर्बाद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। पहली बात तो आपको अपने सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जिससे हमको नहीं काम है। आप बस एक चीज़ पर, और सबसे बड़ी यूट्यूब पे भी आपको सबको नहीं सुनना है कि कोई कुछ भी बता रहा है तो अरे आप किसी भी एक टीचर को पकड़ के चलिए,
आप उसी को फॉलो करिए, उनको भी करेंगे तो आपको कुछ नहीं, आप जल्दी से जल्दी टॉपिक कवर करने की कोशिश करिए। ये एक गलती लोग करते हैं। फिर रील्स वगैरह जो होते हैं उस पर भी अगर आप एक करेंगे ना तो आपका मन देखिए, आप दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, इस तरह से कैसे आपके आधे घंटे बीत जाएंगे ना, पता ही नहीं चलेगा। तो ये काम आप गलती से टच ही मत करिए। और जब भी पढ़ने बैठिए तो फ़ोन को ऐसे पलट के साइलेंट पर बल्कि कर लीजिए, या वाइब्रेशन पर कर लीजिए, दूर कहीं रख दीजिए, दूर। मैं तो ऐसे ही करती थी, मतलब उसका स्क्रीन को ना ऐसे पलट के मैं रख देती थी दूर, कि ना हम ये देखेंगे इसको और ना होगा वाइब्रेशन पे है। चलो किसी का फ़ोन आ रहा है, बहुत मतलब देख लेते थे, हाँ ज़रूरी है तो ठीक है, नहीं ज़रूरी है तो मैं वो भी रिसीव नहीं करती थी पढ़ते टाइम पे। तो ये सारी गलती, एक तो इससे हमको बचना है कि हम सोशल मीडिया से एकदम दूर रहेंगे। और लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि जैसे अभी एग्ज़ाम की वैकेंसी आई और उन लोगों को ये टेंशन हो गया ना कि कितनी सीट है, ओबीसी में कितना है, जनरल में कितना है, मैं बालिका, अगर मैं गलती से बालिका वर्ग में भर दी हूँ तो अब क्या होगा, बालक वर्ग में भर दी अब क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है इसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी, अच्छा नोटिफिकेशन में देखे, अच्छा LT ग्रेड वाली भी आने वाली है वैकेंसी, ये भी वैकेंसी चलो इसके बाद आने वाली है, ये नहीं होगा तो उसमें तो हो ही जाएगा। और मतलब दुनिया भर की चीज़ें पढ़ेंगे, एक अक्षर नहीं, और बस उनको ये सब रहता है कि उसकी सैलरी कितनी, उसकी सैलरी कितनी, सीट कितनी है। बिल्कुल भी आपको इस सब पे ध्यान नहीं देना। आप लोग पूछते हैं ना कि मैम इतनी सीट है, कम है, कैसे क्या होगा। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मुझसे तो हिंदी का जब वैकेंसी निकला था हम लोग में ज़्यादा सीट भी थी, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि कितनी सीट है। बस मैं अपने मेहनत पे काम ध्यान देती थी कि हमको बस एक सीट चाहिए ना, और हो सकता है मेरा पहले नंबर पर निकल जाए, दूसरे नंबर पर निकल जाए, हमको बस एक सीट चाहिए। हमसे बाद में भी लोग पूछते थे ना कि हिंदी में कितना सीट है, तो मैं एग्जैक्ट बता नहीं पाती थी कि हिंदी में कितनी सीट है। हाँ मैं कहती थी हाँ ज़्यादा सीट है, 1,500-2 हज़ार के ऊपर, तो इतना सीट है, हमको पता नहीं, हमको एग्जैक्ट पता नहीं है। तो इस तरह से जान लीजिए, मैं किसी भी चीज़ पर मैं ध्यान नहीं देती थी कि कितनी सीट है और ओबीसी में कितना जा रहे। भाई आप अपना काम करिए, आप पढ़ाई करिए, इतना सोचने से अच्छा है ना। और क्या करेंगे, सर्च करेंगे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि इसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी कितनी है, इसमें कितनी सीट है, ओ इतनी कम सीट है। कितने लोग तो डराने वाले होते हैं, है ना, उनको अपना चलाना रहता है, बिजनेस चलाना है, तो डराने वाले लोग हो जाते हैं कि अरे अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। बस आप लोग डर जाएंगे, ओ बहुत मेहनत करना, हो नहीं पाएगा, चलो एक दूसरा ऑप्शन भी है, ये नहीं होगा तो इसमें हो जाएगा। जहाँ आप दूसरा ऑप्शन अगर आपने चूज़ किया कि अगर इसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा, अगर आपके दिमाग में ज़रा भी दो चीज़ों को लेके है कि ये नहीं तो ये, तब आपका मान के चलिए कि 100% में से 99% तो यहाँ फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बस बताए थे ना कि प्लान ए लेके चलिए, बी प्लान को लेके चलिए ही मत। आपको यही क्रैक करना है तो करना है, इसके अलावा कुछ चांस नहीं है, ऐसा दिमाग में लेके चलिए। अगर हमेशा ये सोच के चलेंगे कि ये नहीं हुआ तो चलो उसमें हो जाएगा, उसमें अरे नहीं हुआ तो क्या हुआ, प्राइवेट तो पढ़ा ही रहे हैं। अगर आप मतलब संतुष्टि वाली भावना है आपके अंदर मन में, तो मान के चलिए कि आप आधे से ऊपर तो आप वहीं पे फेल हो गए। तो ये सारी चीज़ें बचिए आप बिल्कुल। ये नहीं कि सीट कितनी है, ओबीसी में, जनरल है, बिल्कुल आपका मैम कितना नंबर था, अरे नंबर था मैंने पहले बताया था, किसका कितना भी नंबर हो निकल गया ना। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए कि आप, और अभी भी दूसरों को चक्कर मत रहिए कि वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, आपका कितना कवर हुआ एक दिन में, आप ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें, कुछ गलतियां ऐसा लोग करते हैं ना कि इससे बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मत करिए, बस अपने पढ़ाई पे जितना इस सब चीज़ों पे ध्यान देंगे ना, उतना में आप 2 टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, बात थोड़ी सी ख़राब तो लगती है, लेकिन वाकई में यही सब गलतियाँ होती हैं जो कुछ लोग करते हैं। तो ये सब काम मत करें। और चलिए आज हम लोग थोड़ी सी रचनाओं को भी देखेंगे। हम लोग उस दिन केदारनाथ अग्रवाल को देखे थे, उसके आगे हम लोग देख लेते हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाई थी, तो आगे फिर कंटिन्यू ही रहेगा। तो चलिए हम लोग रचनाओं को भी देख लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे हम देखेंगे नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन वृत्तांत। इनका देखिए 1911 में जन्म हुआ है और 1998 में इनकी मृत्यु हुई है। ये भी प्रगतिवादी कवि हैं। इसके पहले हम लोगों ने केदारनाथ अग्रवाल को देखा था। तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सिमिलर हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह से रिलेट करके ना एक दूसरे कवि से भी ना जो है थोड़ा सा हम करके देखेंगे। तो इनका 1911 और 1998 में मृत्यु हुई थी। केदारनाथ अग्रवाल का क्या था, 1911 जन्म था और 2000 में उनकी मृत्यु हुई थी, है ना। तो बस 2 साल का अंतर था, ये मान के चलिए। तो इनका 98 में था मृत्यु और उनका 2000 में था, और 11-11 दोनों में सेम है जन्म। तो देखिए इस तरह से आपको याद हो जाएगा। जन्म स्थान तरौनी दरभंगा। मूल नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र था। मतलब नागार्जुन को ही वैद्यनाथ मिश्र भी कहा जाता है। और इनका मूल नाम है। माता पिता कौन है, गोकुल मिश्र, उमा देवी।
माता पिता कौन है इनके? गोकुल मिश्र और उमा देवी। इनका उपनाम यात्री और नागार्जुन। अब यात्री कैसे था? अब देखिए, नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री ही था, है ना। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है। अब जहाँ जहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नागार्जुन की खड़ी बोली में, ठीक है, याद रखिएगा, खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना क्या है? राम के प्रति है, जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी थी। तो इस चीज़ को हम कई बार दोहराएंगे और कुछ ट्रिक्स दिमाग में याद कर लेंगे, जैसे नागार्जुन राम के प्रति, है ना। तो जैसे राम भगवान को आप ले सकते हैं दिमाग में, और उनके साथ कौन थे? लक्ष्मण रहते थे। लक्ष्मण जो किसके रूप थे? नाग के रूप थे, शेष नाग के अवतार कहे जाते थे ना। तो राम के प्रति नागार्जुन, इस तरह से करके रिलेट करके आप इसको अपने दिमाग में बैठा ले सकते हैं। अब देखिए, नागार्जुन की रचनाओं के कालक्रमानुसार सूची क्या है? अब देखिए, क्या केदारनाथ अग्रवाल की पहली क्या थी? हमारी युग की गंगा थी ना उनके में पहली। इनका क्या है? युग धारा है। इनका युग धारा, देखिए सिमिलर चीज़ें थोड़ी सी चेंज है, तो इसको आप लेके चल सकते हैं। तो युग धारा है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? तो नागार्जुन का क्या कहते हैं? हमेशा कवि का नाम साथ में बोल दीजिए। जब भी आप रचना याद करने जाइए तो कवि का नाम साथ में बोल दीजिए, बीच में बोल दीजिए, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे कि वो कौन से कवि हैं, कौन से लेखक हैं। तो नागार्जुन क्या कहते हैं कि युगधारा में सतरंगे पंखों वाली मछली आई। युगधारा मतलब समझिए, इमेजिन करिए, पानी की धारा नहीं आती है, युग की धारा, पानी की बहुत तेज धारा युगधारा आ रही है, और उसमें सतरंगे पंखों वाली मछली आई, जिसकी क्या थी? प्यासी पथराई आंखें थी। इसकी आंखें कैसी हो गई थी? प्यासी पथराई हो गई थी। फिर वहीं पर भस्मांकुर आ जाता है। भस्मांकुर एक राक्षस, मतलब इमेजिन करिए एक राक्षस है, भस्मांकुर आ जाता है, और वो क्या करता है? तालाब की मछलियों को खा जाता है। तो अब देखिए 1 से लेकर 5 तक हमको याद हो गया। तो युगधारा में सतरंगी पंखों वाली मछली आई, जिसकी प्यासी पथराई आंखें थीं, और भस्मांकुर जो है तालाब की मछली को खा जाता है। उसके बाद हम इधर आएंगे, इस वाले लाइन में आएंगे। तो यहाँ पे फिर नागार्जुन कहते हैं, नागार्जुन किससे कहते हैं? भस्मांकुर से कहते हैं कि खिचड़ी विप्लव देखा हमने, मतलब तुम्हारा बहुत सारा, मतलब ये सब देख चुके हैं हम। तो खिचड़ी विप्लव देखा हमने क्योंकि तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने क्योंकि तुमने कहा था। अब देखो हजार हजार बाहों वाले मेरे रूप, है ना। अब वाली से वाले भी कर सकते हो तो आप बना ही लेंगे। अब देखो मेरे हजार हजार बाहों वाले रूप, क्योंकि पुरानी जूतियों का कोरस है। ये सारी चीज़ें पुरानी जूतियों का कोरस है। इस तरह से थोड़ा सा हम रिलेट कर लेंगे। कुछ चीज़ों का जैसे नहीं बनता है ना, तो उसको हम उसी में जोड़ लेंगे, देखिए वो याद हो जाता है। तो अब देखिए पूरा हमारा ये एक तरह से इसका लिंक बन गया। तो देखिए नागार्जुन कहते हैं कि युग धारा में, अरे नाग भी तो पानी में ही रहता है ना, नागार्जुन युग धारा, ऐसे भी इमेजिन करिए, युग की धारा में तो नाग भी रहता है ना, तो नागार्जुन, ठीक है। और वैद्यनाथ मिश्र, इनका नाम कैसे याद करेंगे? जब नाग काटता है किसी को तो हम किसके पास जाते हैं? वैद्य के पास जाते हैं। तो वैद्यनाथ मिश्र इनका नाम हो गया, मूल नाम है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट करके अब देखिए नागार्जुन क्या कहते हैं कि युग धारा में सतरंगे पंखों वाली एक मछली आई, जिसकी प्यासी पथराई आंखें थीं, और वहीं भस्मांकुर नाम का एक क्या राक्षस आ गया, तालाब की मछलियाँ जो क्या किया, तालाब की मछलियों को खा गया। और उसके बाद नागार्जुन क्या कहते हैं कि बहुत हो गया, भस्मांकुर से कहते हैं बहुत हो गया, खिचड़ी विप्लव देखा हमने क्योंकि तुमने कहा था। अब देखो मेरे हजार हजार बाहों वाले रूप, क्योंकि पुरानी जूतियों का कोरस है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य, देखिए जो बरवे छंद में, याद रखिएगा। देखिए जब भस्मांकुर खंड काव्य है तो देखिए मैंने चौथे नंबर पर मैंने पेंसिल से इसको मार्क कर लिया है, क्योंकि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि इसको पढ़ना है, तो है ना। तो इसलिए इसको मैंने पेंसिल से अपने याद के लिए कि भस्मांकुर क्या है भाई। तो जब भी ऐसे टिक लगाएंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। तो भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा था, मैथिली भाषा में, याद रखिएगा, भाषा जरूर देखिएगा। खड़ी बोली में कुछ और था, मैथिली भाषा की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा, जिसमें 52 कविताएं संकलित हैं, 52, है ना। और इस कृति पर 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसको कई बार आप रिवाइज करिए, चीज़ों को अंडरलाइन करते चलिए तो याद हो जाएंगी। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है, नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है। यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। तो यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। तो ये हो गया, यहाँ तक इनके कुछ बारे में इनके हो गया। अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या करेंगे, बच्चन सिंह पे अंडरलाइन कर लिया, नुक्कड़ कविता पे अंडरलाइन कर लिया। अब हम कैसे याद करेंगे कि बच्चन सिंह मतलब की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसने दी है? तो
दिमाग में कल्पना करिए कि नुक्कड़ कविता कौन करता है। सड़क पे जो नुक्कड़ नाटक नहीं होते हैं, सड़क पे जो नुक्कड़ नाटक सब लोग दिखाते हैं सड़क पे, नहीं, छोटे मोटे जो होते हैं नाटक टाइप के, नुक्कड़ जिसको बोलते हैं, तो वो कौन दिखाता है? जो कलाकार लोग होते हैं। अब यहाँ पे जो बच्चन सिंह है, इनको हम, वो जो बच्चन सिंह, हमारे बच्चन साहब हैं फिल्म इंडस्ट्री के, अमिताभ बच्चन जी, उनसे हम जोड़ लेंगे। तो उन बच्चन जी, क्योंकि वो कलाकार हैं, है ना, और वो क्या करते हैं, नुक्कड़ नाटक दिखाते हैं, है ना, ऐसा हम दिमाग में। अब आपको याद हो जाएगा कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी थी। तो दिमाग में बैठाइए कि वो जो बच्चन साहब हैं नुक्कड़ नाटक कलाकार हैं, नुक्कड़ नाटक दिखाते हैं, तो ये जो बच्चन सिंह है, ये क्या कहे हैं, नुक्कड़ कविता की संज्ञा दिया है इन्होंने नागार्जुन की कविताओं को। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है, राजनीतिक कवि। इनकी निम्नलिखित कविताएं हैं। अब देखो यहाँ पे नागार्जुन को फिर हम इनकी कुछ कविता, कुछ इनकी रचनाएं आ रही हैं, तो इसको हम कैसे हम पढ़ेंगे। तो नागार्जुन पहले ही बोल देंगे। नागार्जुन कहते हैं कि इससे पाषाड़ी से कहते हैं, एक औरत है, समझिए, एक स्त्री है, इनके साथ उससे बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं नागार्जुन, पाषाड़ी मतलब बादल को घिरते देखा है पाषाड़ी, सिंदूर तिलकित भाल तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। उसी से कह रहे हैं कि सिंदूर तिलकित भाल मतलब सिंदूर है तुम्हारे मस्तक पे, तुम्हारी सुंदर सी मुस्कान है, दंतुरित मुस्कान है ना। ये हालांकि ये सब अलग अलग कविता है, लेकिन याद करने के लिए कि नागार्जुन जो है कह रहे हैं कि बादल को घिरते देखा है पाषाड़ी, सिंदूर तिलकित भाल तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। और उसी से कहते हैं कि 5 पुत हैं भारत माता के, 5 पुत भारत माता के हैं, जिसमें से कालिदास और हरिजन गाथा जो थे, ये लोग अकाल और उसके बाद भी जीवित थे, है ना। तो ये कहानी बन गई आपकी कि नागार्जुन जो कहते हैं कि बादल को घिरते देखा है पाषाड़ी, सिंदूर तिलकित भाल तुम्हारी दंतुरित मुस्कान बहुत ही सुंदर है। 5 पूत भारत माता के हैं, कालिदास, और लेकिन उसमें से कालिदास और हरिजन गाथा जो थे वो अकाल और उसके बाद भी जीवित थे। ठीक, इस तरह से हो गया। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी कहा गया है। शलाका पुरुष, शलाका समझिए एक बहुत जो विशालकाय कोई चीज़ होती है, तो उसको मान लीजिए ऐसा होता है, कहते हैं। तो नागार्जुन मतलब नाग, जो बहुत बड़ा नागार्जुन है, नागों का अर्जुन समझिए, तो वो क्या है, उसको शलाका पुरुष मतलब बहुत बड़ा पुरुष उसका मतलब माना जाता है, क्योंकि वो विशाल होता ही है। तो नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। तो इस तरह से चीज़ों को दिमाग में झूठी मूठी कल्पना करके आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जाने, और वही था कि मतलब आप लोग अपने चीज़ पे फोकस करिए कि क्या आपको पढ़ना है, क्या करना है। कोई इस चक्कर में किसी को फ़ोन ऑन करके डिस्टर्ब मत होइए कि कहाँ कितनी सीट है, क्या करें, बहुत मेहनत करना है, बहुत टेंशन हो गया, आप क्या करें। बिल्कुल इस सब पे ध्यान मत दीजिए, बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जब तक ये सब सोचेंगे तब तक आप काम करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं ना, एक महापुरुष ने कहा था, याद नहीं आ रहा मुझे नाम, कि जब आपको बहुत ज़्यादा काम लगे और लगे कि अब मतलब एक आपके हाथ से निकल रही हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाए, बहुत ज़्यादा काम हो जाए, तो सोचने की बजाय काम करना तुरंत शुरू कर दीजिए, और बिना सोचे कि होगा कि नहीं होगा, तुरंत काम करना शुरू कर दीजिए, वो काम आपका तुरंत हो जाएगा। तो इसीलिए बिल्कुल मत सोचिए कि सीट कम है, टाइम कम है, मेरा नहीं होगा, ये वो कुछ नहीं। अपना आप पढ़ाई करना शुरू कर एकदम, और बल्कि लगन से और करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।